डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं और इनका क्या उपयोग होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ गया इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। कम्युनिकेशन स्किल्स आर दो स्किल्स which are needed to speak and write properly. A person who is able to speak appropriately while maintaining eye contact with the audience, uses varied vocabulary and articulate speech to suit the needs of the audience, is generally said to be an effective speaker. तो क्या कह रहा है? कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसे हम संचार कौशल भी कहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार और स्किल का मतलब होता है कौशल। तो मिलाकर बनाइए संचार कौशल। संचार कौशल वो कौशल है जिसकी आवश्यकता हमें सही तरीके से बोलने और लिखने में पड़ती है। एक व्यक्ति जो दर्शकों के साथ आंखों के संपर्क को बनाए रखते हुए उचित रूप से बोलने में सक्षम है, दर्शकों की आवश्यकता के अनुरूप विविध शब्दावली व स्पष्ट भाषण का उपयोग करता है, उसे आमतौर पर एक प्रभावी वक्ता कहा जाता है। What is communication? संचार क्या है? Communication is the ability to express thoughts, feelings, and facts in oral and written form. It is an important way through which ideas, facts, experiences, and feelings are shared and exchanged. Humans communicate both verbally and non-verbally. तो कम्युनिकेशन क्या है? संचार। ये क्या होता है? अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, तथ्यों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करने की क्षमता को संचार कहते हैं। एक बार फिर से कह रहा हूँ, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और तथ्यों को व्यक्त करने को बोलकर या लिखकर व्यक्त करने की क्षमता को संचार कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण तरीका है जिसके माध्यम से तथ्यों, विचारों, अनुभवों और भावनाओं को साझा और उनका आदान प्रदान किया जाता है। मनुष्य मौखिक और अमौखिक दोनों तरह से संवाद करते हैं। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। विभिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन के संचार के तरीके। पहला आ गया इंटरनेट, दूसरा आ गया फेस टू फेस कम्युनिकेशन, तीसरा आ गया लेटर और चौथा आ गया फ़ोन। तो सबसे पहला आ गया इंटरनेट। आप सभी जानते होंगे इंटरनेट के बारे में, चलाते भी होंगे कि इंटरनेट से हम क्या कर सकते हैं। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर पहुंचा सकते हैं, एक देश से दूसरे देश, पूरी दुनिया में कहीं भी भेज सकते हैं। दूसरा आता है फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन। फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन, ये अपने नाम से ही पता लग रहा है कि फ़ेस टू फेस मतलब आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बात करना, अपने विचारों को व्यक्त करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन कहलाता है। लेटर्स, चिट्ठियाँ भेजकर हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने तथ्यों को हम एक जगह से दूसरी जगह तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। फ़ोन से हम एक दूसरे को कॉल करके टेलीफ़ोन के माध्यम से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से
दूसरे का सुख दुख साझा कर सकते हैं, एक दूसरे को अपनी भावनाएं, अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स हम व्यक्त कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का महत्व। Your ability to communicate clearly, share thoughts, feelings, and ideas will help you in all your relationships. स्पष्ट रूप से संवाद करने और अपने विचारों, भावनाओं को साझा करने की आपकी क्षमता आपके सभी रिश्तों में मदद करेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड टू। संचार कौशल की आवश्यकता। सबसे पहला आता है इन्फॉर्म। यू मे बी रिक्वायर्ड टू गिव फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन टू समवन। आपको किसी को तथ्य या जानकारी देने की आवश्यकता हो सकती है। नंबर 2, इन्फ्लुएंस। यू मे बी रिक्वायर्ड टू इन्फ्लुएंस और चेंज समवन इन एन इनडायरेक्ट बट यूजुअली इम्पॉर्टेंट वे। आपको अप्रत्यक्ष लेकिन आमतौर पर महत्वपूर्ण तरीके से किसी को प्रभावित करने या बदलने की आवश्यकता हो सकती है। भावनाओं को व्यक्त करना मतलब एक्सप्रेस फीलिंग्स। टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग्स इज़ ए हेल्दी वे टू एक्सप्रेस दैम। अपनी भावनाओं के बारे में बात करना उन्हें व्यक्त करने का एक स्वस्थ तरीका है। आगे आता है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे हम मौखिक संचार भी कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग वर्ड्स। It is a type of communication which includes oral and written communication. It is what most people use as a method of communication. Important forms of verbal communication are oral communication and written communication. तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, यानी कि मौखिक संचार क्या है? मौखिक संचार शब्दों का उपयोग करके जानकारी को साझा करना है। यह एक प्रकार का संचार है जिसमें मौखिक और लिखित संचार शामिल है। ये वही संचार है जो जिसे ज़्यादातर लोग उपयोग करते हैं, या जिसे ज़्यादातर लोग उपयोग में लाते हैं। मौखिक संचार के महत्वपूर्ण रूप हैं ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि मौखिक संचार और लिखित संचार। अब आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। It is a type of communication which includes body language, facial expressions. Non-verbal communication is the message we send to others without using any words. यह संचार का प्रकार है जिसमें शरीर की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे की अभिव्यक्ति यानी फेशियल एक्सप्रेशंस शामिल हैं। अमौखिक संचार वह संदेश है जो हम बिना किसी शब्द का उपयोग किए दूसरों को भेजते हैं। अब आता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स सेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस only through images or pictures. The main advantage of this communication is that we do not need to know any particular language for understanding it. यह संचार का एक महत्वपूर्ण तरीका है जिसमें केवल चित्रों के माध्यम से संदेश भेजने और समझना शामिल है। इस संचार का मुख्य लाभ ये है कि आपको इसे समझने के लिए किसी विशेष भाषा को जानने की आवश्यकता नहीं है।
ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पिछला सेशन हमने अभी किया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन स्टाइल्स, जिन्हें संचार की शैलियाँ भी कहा जाता है। संचार की शैलियाँ 4 प्रकार की होती हैं: एग्रेसिव, पैसिव एग्रेसिव, असर्टिव और सबमिसिव। सबसे पहले आती है एग्रेसिव। एग्रेसिव कम्युनिकेटर्स विल ऑफन एग्रेसिव कम्युनिकेटर्स अक्सर नंबर 1 ट्राई टू डोमिनेट अदर्स, दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। यूज़ ह्यूमिलेशन टू कंट्रोल अदर्स, दूसरों को नियंत्रित करने के लिए अपमान का उपयोग करते हैं। क्रिटिसाइज, ब्लेम और अटैक अदर्स, दूसरों की आलोचना करते हैं, दोष देते हैं और उन पर हमला करते हैं। बी वेरी इम्पल्सिव, बहुत ही आवेगी होते हैं। अगला आता है पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन। जो पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेटर्स होते हैं वो अक्सर नंबर 1 मटर टू देमसेल्फ rather than confront द पर्सन और इशू, व्यक्ति या मुद्दे का सामना करने के बजाय खुद का गुणगान करते हैं। दूसरा, हैव डिफ़िकल्टी एक्नॉलेजिंग देयर एंगर, अपने क्रोध को स्वीकार करने में उन्हें कठिनाई होती है। यूज़ फेशियल एक्सप्रेशंस दैट डू नॉट मैच हाउ दे फील, ऐसे चेहरे के भावों का इस्तेमाल करते हैं जिससे सामने वाले को ज़रा भी एहसास नहीं होता कि वो किस तरह का महसूस कर रहे हैं। यूज़ स्कार्सम, व्यंग कसते हैं। नेक्स्ट आता है असर्टिव कम्युनिकेशन। जो असर्टिव कम्युनिकेटर्स होते हैं वो अक्सर स्टेट नीड्स एंड वांट्स क्लियरली एंड रिस्पेक्टफुली, ज़रूरतों और अपनी चाहत को स्पष्ट रूप से बताते हैं। एक्सप्रेस फीलिंग्स क्लियरली, एप्रोप्रिएटली एंड रिस्पेक्टफुली, अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से, उचित रूप से, सम्मानपूर्वक बताते हैं। यूज़ आई स्टेटमेंट्स, मैं का प्रयोग करते हैं। कम्युनिकेट रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। लिसन वेल विदाउट इंटरप्टिंग, बिना किसी बाधा के अच्छी तरह से बात को सुनते हैं। फील इन कंट्रोल ऑफ सेल्फ, स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं। नेक्स्ट आता है सबमिसिव कम्युनिकेशन। Submissive communication is the style in which individuals will treat the needs and the rights of others as more important than their own and seek to play a minimal part during meeting or discussions. इस शैली में व्यक्ति दूसरों की ज़रूरत और अधिकारों को अपने से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और बैठकों या चर्चाओं के दौरान कम से कम भूमिका निभाना चाहते हैं। ये जो पीछे हमने टॉपिक पढ़ा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग स्किल्स। सेंटेंसेस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर टू मीन समथिंग। अ सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज which expresses a complete thought. When making sentences, follow some simple rules. सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। एक वाक्य शब्दों का एक समूह है जिसे किसी चीज़ के अर्थ के लिए एक साथ रखा जाता है। एक वाक्य भाषा की मूल इकाई है जो पूर्ण विचार व्यक्त करता है। वाक्य बनाते समय कुछ सरल नियमों का पालन करना चाहिए।
Parts of sentence. As you have learnt in English classes, almost all English sentences have a subject and a verb. जैसा कि आपने अपनी इंग्लिश की क्लासेस में पढ़ा है, ज़्यादातर सभी सेंटेंसेस, सभी वाक्यों में सब्जेक्ट और वर्ब होता है. सम आल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट, और किसी में ऑब्जेक्ट भी होता है. अब सब्जेक्ट क्या होता है? अ सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग दैट डज एन एक्शन. जो सब्जेक्ट होता है वो कोई पर्सन, कोई व्यक्ति या कोई चीज़ हो सकता है जो कोई काम करता है. अ वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन. अब वर्ब क्या होता है? वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन. वर्ब उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है, उसकी व्याख्या करता है. और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन. ऑब्जेक्ट वो व्यक्ति या वो चीज़ होती है जिस तक वो एक्शन पहुंचता है. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, दिव्या रीड्स अ बुक. तो दिव्या इज सब्जेक्ट, रीड्स इज वर्ब, अ बुक इज ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं. आई होप आपको समझ आ गया होगा. सेंटेंस में क्या क्या होता है एक बार फिर रिपीट करते हैं. सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट एक व्यक्ति या कोई चीज़ हो सकती है जो कोई काम करती है, विच डज एन एक्शन. वर्ब उस एक्शन को डिस्क्राइब करती है, उसकी व्याख्या करती है. ऑब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन. अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है जिस तक वो एक्शन पहुंचता है और जिससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं. डेक्लरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. 4 प्रकार के. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच. देयर आर 8 बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश भाषा में 8 प्रकार की स्पीच पाई जाती है. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjugation and interjection. The part of speech indicates how the word function in meaning as well as grammatically within the sentence. Part of speech ये दर्शाता है कि किस तरह एक शब्द एक सेंटेंस में काम करता है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स. द वर्ड ए, एन एंड द आर नोन एज आर्टिकल. शब्द ए, एन एंड द, इन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं. आर्टिकल्स आर जनरली यूज्ड बिफोर नाउन्स. आमतौर पर आर्टिकल्स नाउन से पहले प्रयोग में लाए जाते हैं. एन इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स विद ए वॉवल. एन का प्रयोग शब्दों से पहले एक वॉवल के साथ किया जाता है. वॉवल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. दीज आर वॉवल्स, वॉवल साउंड. ए इज़ यूज्ड बिफोर नाउन्स विद ए कंसोनेंट. ए का प्रयोग नाउन से पहले कंसोनेंट के साथ किया जाता है. The is used to refer to specific or particular words. The का प्रयोग किसी खास शब्द के साथ किया जाता है.
फ्रेज, जिसे हम वाक्यांश भी कहते हैं। A phrase is a group of words that work together to make some meaning or sense, but it is not a complete sentence. In other words, it does not have both a subject and verb. Phrase. Phrase उन शब्दों का समूह है जो कुछ अर्थ बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। That work together to make some meaning or sense. जो एक अर्थ बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। But it is not a complete sentence. लेकिन ये पूर्ण वाक्य नहीं बनाते या नहीं होते। In other words, it does not have both a subject and verb. दूसरे शब्दों में इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई वर्ब का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ किस तरह से बनाते हैं और पैराग्राफ में क्या होता है। यू हैव लर्नड अबाउट सेंटेंसेस। आपने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा ही है। अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस फॉर्म्स अ पैराग्राफ। सेंटेंसेस होते हैं वाक्य। वाक्यों का ग्रुप एक पैराग्राफ बनाता है। While writing a paragraph, make sure the sentences have a common idea. पैराग्राफ लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो सेंटेंसेस हैं उन सब में समान बात होनी चाहिए, common idea. When you want to write about a different idea, make a new paragraph. अगर आप किसी दूसरे आइडिया के बारे में लिखना चाहते हैं तो आपको एक दूसरा पैराग्राफ बनाना चाहिए। ये कुछ नीचे दिए गए हैं बेसिक पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन के कुछ रूल्स हैं। स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ विद ईच न्यू आइडिया। नया पैराग्राफ नए आइडिया के साथ शुरू करना चाहिए। ईच पैराग्राफ शुड बिगिन विद ए टॉपिक सेंटेंस। हर पैराग्राफ की शुरुआत किसी टॉपिक सेंटेंस से होनी चाहिए। टेल्स द रीडर व्हाट यू विल एड्रेस, जो ये बता सके कि आप पैराग्राफ में क्या लिखना चाहते हैं। फॉलोइंग द टॉपिक सेंटेंस यू शुड हैव 3 सपोर्ट्स फॉर द टॉपिक सेंटेंस 1%। टॉपिक सेंटेंस पर काम करते हुए आपके पास केवल 3 सपोर्ट होंगी उस टॉपिक सेंटेंस को बनाने के। ईच सपोर्ट शुड हैव मेजर एंड माइनर डिटेल्स, और हर सपोर्ट में कुछ मेजर या फिर कुछ माइनर डिटेल्स होंगी। द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ शुड बी अ कंक्लूजन दैट सम्स अप what you just stated, making a smooth transition to the next paragraph. The last sentence of the paragraph. पैराग्राफ के आखिरी वाक्य में, आखिरी सेंटेंस में होना चाहिए कंक्लूजन, निष्कर्ष, दैट सम अप व्हाट यू जस्ट स्टेटेड, जो ये बता सके कि आपने क्या लिखा। मेकिंग अ स्मूथ ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, जो आगे के पैराग्राफ को बनाने में आसानी कर सके। ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी ये पढ़ा। व्हाट इज़ सेंटेंस, व्हाट आर इट्स टाइप्स, व्हाट आर आर्टिकल्स, व्हाट इज़ फ्रेज। तो हमारा ये यूनिट यहाँ पर ख़त्म होता है।